नमस्कार बच्चों, आज हम 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना। उसे हम पढ़ रहे हैं फलन। फंक्शन। जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम उसका नाम है फंक्शन। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास का जो कैलकुलस पार्ट हमारा होगा, जो हमारा कैलकुलस पार्ट होगा, वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा किस पे? फंक्शन पे। तो जो फंक्शन है वो हमें बहुत ही कॉन्शियसली पढ़ना है। आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस चैप्टर पे तो आगे कैलकुलस हमें पढ़ने में आसानी होगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। फलन क्या होता है? देखिए, जो हमारा फलन है वो एक मशीन की तरह होता है। एक मशीन की तरह होता है। जैसे एक मशीन बना दें अपन, कोई भी एक मशीन बनाई मैंने ऐसे कुछ, ये इसका इनपुट हो गया जो आप अंदर डालेंगे, इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। क्लियर? मशीन होती है, उसमें आप क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल डालेंगे, वो उसे प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बना के आपको रिटर्न करेगी। इसी टाइप से हमारा फंक्शन होता है। हम फंक्शन के अंदर कोई डेटा डालेंगे, वो हमें उस डेटा को प्रोसेस करके जो भी फॉर्मुलेशन उस फंक्शन का किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस डेटा को मैनिपुलेट करके हमें देगा। क्लियर? एक मशीन, एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं लेता हूँ हमारा जूसर। जूस निकालने वाली मशीन होती है। आप जूसर में क्या करते हैं, जूसर में आप ऑरेंजेस डालिए, वो आपको ऑरेंज जूस बना के देगा। क्लियर? बनाना डालें, बनाना जूस बना के देगा। पपीता डालें, पपीता जूस बना के देगा। क्लियर है? तो जो इनपुट हो गया, जैसे जूसर का जो इनपुट है वो बनाना हुआ, आउटपुट क्या हुआ? जूस। आपको उसने आउटपुट क्या दिया? जूस दिया। सिमिलरली फंक्शन के अंदर भी कुछ इनपुट डालेगा और वो आउटपुट हमें देगा। क्लियर है? तो फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखें, जो मशीन के अंदर इनपुट डाल रहे हैं वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। सिमिलरली फंक्शन के अंदर जो आप इनपुट डालेंगे ना, उसे हम बोलते हैं फंक्शन का प्रांत। उसे बोला जाता है फंक्शन का प्रांत, डोमेन। क्लियर? आप फंक्शन के अंदर, फंक्शन है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ y = fx। ऐसे लिखा जाता है फंक्शन को। इस फंक्शन के आपने अंदर जो इनपुट डाला उसे हम बोलेंगे क्या? प्रांत। और वो किसके वैल्यूज होते हैं? x के वैल्यूज को प्रांत बोला जाएगा। सिमिलरली ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा। जैसे जूसर था तो वो जूस रिटर्न कर रहा था, फंक्शन भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जो ये रिटर्न करता है उसे हम बोलते हैं रेंज, मतलब परिसर। उसे बोला जाएगा परिसर, रेंज ऑफ फंक्शन। और वो किसके वैल्यूज होंगे? y के वैल्यूज होंगे, वो वैल्यूज ऑफ y होंगे। तो फंक्शन आपको समझ में आया होगा। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, वो हमें रिटर्न करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। जैसे हमारा जूसर था, हमने फ्रूट्स का जूस निकाला। क्या मैं जूसर में पत्थर का जूस निकाल सकता हूँ या रबर का जूस निकाल सकते हैं क्या आप? नहीं निकलेगा ना। तो मुझे क्या समझ में आया कि मैं जूसर में हर कुछ नहीं डाल सकता हूँ। उसके लिए फिक्स है चीज़ें जो उसमें आप इनपुट डाल पाएंगे, है ना। जूसर का इनपुट फिक्स है, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ही डाल सकते हैं आप। सिमिलरली जो फंक्शन होगा उसके अंदर भी आप कुछ फिक्स चीज़ें ही डाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, एक फंक्शन लिखा y = √x। ये एक फंक्शन है। आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये x कैसा होगा? > 0। x कैसा होगा? > 0। तो ये एक फंक्शन था और ये x > इसका क्या है? डोमेन। ये इसका क्या है? डोमेन। मैं बात करूँ इस फंक्शन के डोमेन की, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट। क्या 0 को शामिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ये डोमेन होता है। क्लियर है? रेंज की बात भी हम करेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए डोमेन क्या है। जो फंक्शन में इनपुट डालेगा और आउटपुट जो आएगा वो रेंज होगा। x का वैल्यू प्रांत, y का वैल्यू परिसर। क्लियर? अब मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ आगे। फलन की परिभाषा पढ़ते हैं हम फलन की। फलन अरिक्त समुच्चय ए तथा
बी में एक विशेष प्रकार का नियम है जिसके अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। देखो क्या बात हो रही है, दो समुच्चय लेने होंगे आपको ए और बी। दोनों समुच्चय कैसे होने चाहिए? अरिक्त। अरिक्त का मतलब क्या है? उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। देखो मैंने दो समुच्चय लिए ए और बी। ए से बी में एक नियम होगा जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ एफ, ये एक फलन होगा। ठीक है, इसमें कुछ अवयव है ए बी सी डी 1 2 3 4 5। अब देखें, जिसके अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित होगा। इसका प्रत्येक अवयव मतलब इस समुच्चय का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट चीज जो नोट करने की है ना, इस समुच्चय का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अंडरलाइन किया हुआ है मैंने प्रत्येक। दूसरी बात, अद्वितीय, जो ये इधर से संबंधित होगा वो अद्वितीय से होगा। जैसे मैंने ए का संबंध एक से डाल दिया तो ए का संबंध किसी और से नहीं हो सकता है। सिमिलरली जैसे बी हो गया, इससे कनेक्ट, सी इससे कनेक्ट हो गया, डी इधर कनेक्ट हो गया, सभी अवयव कनेक्टेड हैं। ए के सारे अवयव कनेक्टेड हैं, क्या सिर्फ एक ही से कनेक्टेड हैं? तो ये जो इस प्रकार का आपको दिखेगा वो क्या होगा? फलन होगा। बात समझ में आई होगी क्या? ए से बी में एक विशेष प्रकार का नियम होता है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव, इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट करने की दोनों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इसी पे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। फलन को जो लिखना है ना आपको, फलन को लिखने का तरीका, फलन को लिखा जाता है फलन f फ्रॉम ए टू बी। फलन f को a से b में जो है उसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये नेक्स्ट लाइन में आप स्टार डाल के लिखें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये फोटो आपको दिया हुआ है, जैसे आपको ये फोटो दिया हुआ है, फलन के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट प्रांत। प्रांत, फलन का प्रांत क्या होगा? फलन के प्रांत हम बोल रहे हैं समुच्चय ए के अवयव, जो भी अवयव इस समुच्चय ए के अंदर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रांत। तो यहाँ पे इस फलन f का जो प्रांत है, प्रांत को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन वो क्या होगा? यहाँ आप देख पा रहे होंगे ए बी सी और डी, ये फलन का डोमेन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डोमेन के बाद हम बात करें रेंज की। परिसर। परिसर, परिसर क्या होगा? परिसर समुच्चय बी के वह अवयव जो ए के अवयवों के साथ संबंधित हैं, जो ए के अवयवों के साथ संबंधित हैं। आप लिख लें समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों के साथ संबंधित हैं। यहाँ पे परिसर क्या दिख रहा होगा आपको? रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन 1 2 3 और 4, ये जो चारों जो कनेक्टेड है उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेंज। एंड थर्ड टर्म सहप्रांत। सहप्रांत इसे बोला जाता है इंग्लिश में कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन के लिए यहाँ पे लिखे हिंदी में समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयवों का समुच्चय, उसे क्या बोला जाएगा? सहप्रांत। क्लियर? तो सहप्रांत क्या हो गया यहाँ पे? कोडोमेन 1 2 3 4 और ये 5। ये बात समझ में आई क्या? तीनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। देखो, जब भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा ना बच्चों, वहां पे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टाइम कोडोमेन, सहप्रांत गिवन होगा। सहप्रांत गिवन होगा। यदि गिवन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट आप इसको रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं मान के चलोगे। क्लियर है? वास्तविक संख्याएं मान के चलोगे। ये क्लियर है? देखो, ये गिवन होगा वैसे तो, बाकी नहीं होता है तो वास्तविक संख्याएं मान के चलेंगे। और क्वेश्चंस में आपसे प्रांत और परिसर पूछे जाएंगे। क्लियर? अब देखें, तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो क्या परिसर आपको इस सहप्रांत का, परिसर आपको सहप्रांत का उपसमुच्चय दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ स्टार डाल के एक और पॉइंट लिख सकता हूँ नीचे। हमेशा जो रेंज होगी ना बच्चों, वो उपसमुच्चय होगी किसका? कोडोमेन का। कोडोमेन का उपसमुच्चय। परिसर हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। क्लियर है?
दोनों समान हो सकते हैं या फिर उसका उपसमुच्चय होगा। ये बात क्लियर। अब देखें, अब मैं आपको फलन की ये जो मैपिंग है इसकी वो कंडीशंस बताने वाला हूं, जिस केस में ये जो संबंध बनेगा ये फलन ना हो। चलिए आगे आ जाते हैं हम। अब मैं फोटो बना के मैपिंग डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो फलन दिख रहा था हमें, जिसमें हमने प्रत्येक अवयव को संबंधित कराया। क्या ये फोटो आपका फलन है? ये फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट फोटो देखना, मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ये ए और ये बी, ए से बी में ए बी सी डी 1 2 3 4 5, जैसे ए का संबंध इससे, बी का इससे, सी को 3 से, और डी का संबंध किसी से है ही नहीं। डी का संबंध किसी से होगा ही नहीं। डी का संबंध किसी से नहीं हो मतलब हम क्या बोलते थे, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। ए का अवयव डी छूटा हुआ है, खाली छूटा, मतलब ये फलन नहीं होगा। ये केस बना कि ए का कोई भी अवयव खाली छूट जाता है तो वो फलन नहीं होगा। नेक्स्ट केस, जब आप क्या करें, देखें, जब आपको ऐसा फोटो दिख जाए ए बी सी डी 1 2 3 4 5, देखो ए 1 से भी कनेक्टेड है और ए 3 से भी कनेक्टेड हो, ऐसे ये कुछ ऐसा हो सकता है। देखो दो अवयव समान से कनेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है। बाकी एक अवयव कभी भी 2 से कनेक्ट नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है, हमने बोला है अद्वितीय से संबंधित हो, ऐसा अगर हो जाता है तो ये भी फलन नहीं होगा। देखो 2 ही केस होंगे जब हमारी मैपिंग फलन नहीं होगी। एक केस ये जब ये छूट जाए, दूसरा केस ये जब ए का कोई भी अवयव एक से ज्यादा अवयवों के साथ संबंधित होगा। क्लियर है? ये बात समझ नहीं होगी। ए को डायग्राम में बना रहा हूँ, ये डायग्राम में लेता हूँ, लेट से ए बी सी डी 1 2 3 4, इसके अंदर लेट से ऐसा कुछ हो जाए, ये ऐसा कुछ आ जाए, ये फलन होगा जी, बिल्कुल होगा। इधर से सारे अवयव एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पर ये वाला अवयव उधर के एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सामने वाली साइड के एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये फलन है और इस फलन को बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है? सभी देखो y का मान हमेशा समान आएगा। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? ये बात क्लियर हुई होगी आपको फोटो। अब देखो 2-3 चीजें और समझते हैं। ये सारे फोटो आपको क्लियर हुए होंगे, आपने बना लिए होंगे। अब इस फोटो पे मैं 2-3 चीजें और देख रहा हूँ। देखिए आप, ये फलन लिया हुआ है मैंने, इस फलन के लिए आप एक पॉइंट डालें, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब, तथा पूर्व प्रतिबिंब। अब देखो मैं डायरेक्टली बात करूंगा, जैसे अवयव एक है, एक का F के अंतर्गत प्रतिबिंब A है, सॉरी A का प्रतिबिंब उल्टा लिख दिया मैंने, ये A का F के अंदर प्रतिबिंब है 1। तो देखो जो भी B के अवयव होंगे उन्हें हम बोलेंगे, जो भी रेंज में आएंगे, मतलब जो भी परिसर में आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। क्लियर है क्या? ये 1 किस में आ रहा था? रेंज में आ रहा था, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। अब देखो A किससे कनेक्टेड है? 1 से, तो A का प्रतिबिंब होगा। A का प्रतिबिंब क्या है? 1। क्लियर है? सिमिलरली 1 का F के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब A है। अब ये देखो, ये इधर कनेक्टेड है, तो मैं बोलूंगा एक का पूर्व प्रतिबिंब वो क्या होगा? A होगा। 2 का पूर्व प्रतिबिंब वो क्या होगा? C होगा। 3 का पूर्व प्रतिबिंब B, 4 का पूर्व प्रतिबिंब D। क्लियर है? ये दोनों टर्म आपको समझ में आने चाहिए, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब। क्लियर है? नेक्स्ट,
फलन की एक और तरीके से परिभाषा हम लिखते हैं। फलन की परिभाषा को एक और तरीके से लिखा जाता है, वो आप देखिए, पॉइंट बना के लिखना है सभी। y बराबर fx, y बराबर fx, y बराबर fx फलन कहलाता है यदि x के प्रत्येक मान का y के अद्वितीय मान से संबंध हो, लिखा। क्लियर? देखो वही बात हमने की, x मैंने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपका x क्या हो गया, फंक्शन का इनपुट, और y क्या हो गया, आउटपुट। y क्या हो गया, आउटपुट। क्लियर है क्या? तो जो इनपुट था वो समुच्चय A में आता था, तो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के अद्वितीय से, वही बात यहाँ पे हो गई क्या? क्लियर? x का प्रत्येक मान y के अद्वितीय मान से संबंधित होगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे जो ये x होता है इसे हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। क्यों बोला? क्योंकि ये इनपुट है, इसे हम डाल रहे हैं। क्लियर है? अब वो प्रोसेस होगा और फिर वो हमें रिटर्न करेगा y। तो y किस पे डिपेंडेंट हो गया, x पे। y किस पे डिपेंडेंट हो गया, x पे, पर x तो स्वतंत्र है, x इंडिपेंडेंट है, तो इसको बोल दिया स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, और y x पे डिपेंडेंट था, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र चर। क्लियर है? ये देखो इनपुट था फंक्शन का, इसीलिए x को बोला जा रहा है डोमेन मतलब प्रांत, x को बोल रहे हैं प्रांत। ये आउटपुट था, इसे बोल रहे हैं परिसर, रेंज। ये क्लियर है कि आपको इसे प्रांत बोल रहे हैं और इसे परिसर बोल रहे हैं, ये समझ में आई होगी। देखो y जो होता है वो किस में आ रहा है, परिसर में, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब। इसके जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, प्रतिबिंब, और x के अवयव होंगे पूर्व प्रतिबिंब। ये भी क्लियर होनी चाहिए आपको बातें, ये भी बातें क्लियर होनी चाहिए। ये फंक्शन अगर ऐसे लिखे होंगे तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? तीनों चीजें क्लियर हैं? क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने वाला हूँ। देखो जब आपको वो दो समुच्चय वाले फोटो दिए जाते थे, जब आपको दो समुच्चय वाले फोटो मैंने दिए थे, समुच्चय वाले फोटो कैसे, ये ऐसे, तो आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना आता था क्या, कौन सा फोटो फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। हमने दो चीजें की थी, इधर कोई खाली छूट जाए तो फंक्शन नहीं होगा, या इधर से दो ब्रांचेस, एक से अधिक ब्रांचेस निकले ऐसे तो भी फलन नहीं होगा एक जगह से। क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, y बराबर fx के लिए, कि आप ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं है ना? तो अब आप हेडिंग डालें, हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड है हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन, फलन को कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे ग्राफिकली। क्लियर? लिखें आप, यदि फलन y बराबर fx के अनुरेख को, फलन y बराबर fx के अनुरेख को y अक्ष के समांतर कोई भी एक रेखा या ऐसे लिख सकते हैं, कम से कम एक रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो y बराबर fx फलन नहीं होगा, अन्यथा वह फलन होगा। क्या बात की मैंने? इसका अनुरेख आप बनाएंगे, y बराबर fx का आप अनुरेख बनाएंगे, और किसके समांतर खींचनी है रेखा, y अक्ष के समांतर एक रेखा के, कोई भी रेखाएं खींचनी है आपको। जब कोई भी रेखा
अनुरेख को एक से अधिक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो वो फलन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने फोटो ऐसा बनाया हो, कुछ फंक्शन ये ऐसा दिख गया, मैंने y एक्स के पैरेलल लाइन खींची, ये कितने पॉइंट पे इसको प्रतिच्छेद कर रही है, 3 पॉइंट पे, तो क्या ये जो ग्राफ होगा ये फलन होगा? नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो हम समझते हैं। देखो ये जो मान होगा इसे मैंने बोल दिया x1, इस पॉइंट को a बोलूं तो क्या ये x1 y1 होगा? ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? ये जो क्या होगा? x2 y2 x1 है ना, यहाँ x तो सेम होगा x1 y3। क्लियर है क्या? जहाँ पे y1 इज नॉट इक्वल टू y2 इज नॉट इक्वल टू y3, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, x क्या डोमेन है, प्रांत है, y क्या परिसर है। अब देखो x1 ये देखो y1 y2 और y3 तीनों के लिए जो डोमेन में वैल्यू मिल रहा है ना x, वो सेम मिल रहा है। कैसे? ये देखो ये a और ये b, ये x1 y1 y2 y3, ये x1 तीनों से कनेक्टेड आ रहा है, x1 तीनों से कनेक्टेड आ रहा है। अगर x1 तीनों से कनेक्टेड होगा तो क्या ऐसा फोटो फलन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब ये चीज आपको समझ में आई होगी। ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको कोई भी फंक्शन दिखता है, आपको अगर उसका ग्राफ आता है, फटाफट ग्राफ बनाए, y एक्स के पैरेलल लाइन खींच के देखे, कहीं भी वो 2 जगह काटेगी, एक से अधिक जगह काटेगी मतलब, तो वो फलन नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल में इस पर ले लेता हूँ, इस पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए आ जाइए, एग्जाम्पल फलन आइडेंटिफाई करना है आपको, है ना भाई, कि ये फलन होगा या नहीं होगा। देखो मान लो मैंने लिया y बराबर एफ एक्स लेना है आपको। चलिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल y बराबर साइन एक्स, क्या ये फलन होगा? साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता है क्या आप लोगों को? ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, लाइन खींचे, देखिए कहीं भी लाइन खींच दें, कहीं भी y एक्स के समांतर लाइन खींचे, क्या कहीं भी एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है, मतलब ये फलन होगा, ये फलन होगा, एक ही जगह कर रही है प्रतिच्छेद। नेक्स्ट 2 मैं बनाता हूं क्या, y बराबर ln x, कैसा बनेगा? ये बनेगा, देखें एक ही जगह करेगी, ये भी फलन होगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड मैंने लिया, लेट से y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर बराबर 4x, आपने परवलय पढ़ा है क्या? y स्क्वायर बराबर 4x, इसका फोटो कैसा आता है? ऐसा ही बनता है क्या? y स्क्वायर बराबर 4x, यही बनता है क्या? क्लियर? देखें कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, क्या फलन होगा? नहीं होगा। y स्क्वायर बराबर x फलन नहीं है, y स्क्वायर बराबर x फलन नहीं है। यहाँ पे देखें दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूँ तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x आपको दिखेगा क्या? दिखेगा। देखो अब यहाँ से आपको इसकी 2 डेफिनेशन मिली, y इक्वल टू प्लस रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। क्लियर है? देखो फोटो कैसा बनेगा? प्लस रूट एक्स, इसके अंदर देखो ये क्वांटिटी कैसी है? धनात्मक, सिर्फ धनात्मक, मतलब तो y कैसा होगा? धनात्मक। ग्राफ पॉजिटिव y में ही बनेगा क्या? तो y बराबर रूट एक्स का ग्राफ ये आएगा, इस ग्राफ की पॉजिटिव ब्रांच आया क्या? अभी ये फलन है, एक ही जगह काट रहे हैं, तो y बराबर अंडर रूट एक्स फलन होगा, परंतु y स्क्वायर बराबर x फलन नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। ये क्लियर है? फोटो बना के देखा है बस हमने, है ना। नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव कहाँ आ जाएगी ब्रांच? ये नीचे आ जाएगी, ये भी फलन होगा, y बराबर माइनस अंडर रूट एक्स। क्लियर है? आगे नेक्स्ट एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। इस बार मैं वृत्त लेके चलता हूं, सर्कल। सर्कल हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या दिखा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये फलन होगा? फोटो बना दे वृत्त का, देखो काट रहा है 2 जगह, 2 बिंदुओं पे काटी लाइन में,
तो ये फलन नहीं है। परंतु यहाँ भी मैं वही बात करूँ, अगर y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो दो ब्रांचेस बनेंगी इसकी, एक पॉजिटिव जो y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, एक नेगेटिव जो y बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। अभी ही क्या ये ब्रांच फलन है? ये वाली ब्रांच भी है, एक ही जगह काटेगा, देखो कहीं भी खींच लो लाइन, आप कहीं भी खींच लो। क्लियर है क्या? तो ये दोनों फलन थे, परंतु ये फलन, ये रिलेशन फलन नहीं होगा। ये बात समझ में आई होगी क्या? क्लियर है? आप फोटो बनाएंगे, जस्ट फोटो बनाने से आपको आइडेंटिफाई होगा कि हमारा ये फलन है या नहीं है। बात समझ में आई? आगे नेक्स्ट, अब देखो फलन को आइडेंटिफाई करने पे एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक और टाइप के फंक्शन बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे वो हमने मैपिंग देखी थी, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, उसी तरीके से देखें आप, मैं फलन ले रहा हूँ। देखें, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा y बराबर ln x फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन। ये क्या है? प्रांत। ये क्या है? सह प्रांत। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो यहाँ प्रांत लिखा जाता है और यहाँ सह प्रांत। प्रांत क्या होता है? फंक्शन का इनपुट। फंक्शन का इनपुट। क्या लोग का इनपुट रियल नंबर हो सकता है? क्या लोग का इनपुट रियल नंबर हो सकता है? नहीं होता है। लोग का इनपुट क्या होता है? x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो क्या ये फलन डोमेन के नेगेटिव वैल्यूज जो होंगे 0 या फिर नेगेटिव वैल्यूज जो होंगे उनके लिए परिभाषित हो पाएगा? नहीं होगा ना, उनके लिए ये परिभाषित नहीं है, तो ये फलन नहीं है। क्लियर? आप लिखना इसमें y बराबर ln x के ऋणात्मक मानों तथा शून्य के लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो इसी को मैं ऐसा लिख दूं, y बराबर ln x, अभी जो मेरा रिलेशन है वो पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर में हो जाए। मैंने डोमेन को क्या कर दिया? मैंने प्रांत को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अभी देखो यहाँ नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, हम जानते हैं x कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। यहाँ भी वही लिखा। क्या x के सभी मानों के लिए फलन परिभाषित होगा? ये सारे वैल्यूज यहाँ जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, तो फलन परिभाषित है, मतलब ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ना। बस आपको चेक करना है कि डोमेन का प्रत्येक मान इसमें बैठ जाए, प्रत्येक मान इसमें बैठ जाए। यहाँ बैठ रहा है, यहाँ नहीं बैठ रहे थे, कुछ मान ऐसे थे जो नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हमने उसे बोला कि वो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लेता हूँ, थर्ड, y बराबर ln mod x रियल नंबर से रियल नंबर में। देखो इस बार मॉड्यूलस लगा दिया और आप नेगेटिव डालेंगे इसमें तो वो कैसे बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। वो कैसे बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। इस बार यहाँ पे mod x को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? लोग के अंदर इनपुट पॉजिटिव, mod x पॉजिटिव होगा। किसके लिए? x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0। आप इसमें मॉड्यूलस में कुछ भी डालें, शून्य को छोड़ के कुछ भी डालें, पर देखो यहाँ पे तो शून्य भी लिया हुआ है ना, तो क्या ये शून्य के लिए परिभाषित है? नहीं है। लिखें y बराबर ln mod x शून्य पर परिभाषित नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। बात समझ में आई होगी? शून्य पर परिभाषित नहीं है। x इक्वल टू 0 के लिए कैसा हो जाए? नॉट डिफाइंड, है ना भाई, इसलिए हम इसे फलन नहीं बोल पाएंगे। अब देखें फोर्थ एग्जांपल, मैं इसे ले लूं, y बराबर ln mod x फ्रॉम रियल माइनस 0 टू रियल। देखो जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत हमने हटा दी, अभी यहाँ से 0 को हटा दिया, तो ये अब फंक्शन है। अब ये फंक्शन है, तो बात समझ में आई होगी आपको कैसे हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? लिखें, आगे लिख रहे हैं अपन।
चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, y बराबर x प्लस 2 जो कहाँ से है, होल नंबर टू नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है, उसका प्रांत परिसर सह प्रांत आपको निकालना है। बच्चों क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगा होगा W क्या होगा, प्रांत, N क्या होगा, सह प्रांत। तो फर्स्ट आपको प्रांत तो पता है, प्रांत क्या आ गया इसका, W होल नंबर मतलब 0 1 2, और सह प्रांत क्या आ चुका है फर्स्ट वाले के लिए, नेचुरल नंबर 1 2 3, ऐसे ही चलेगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर कैसे करेंगे, परिसर कैसे करेंगे, देखो ये फलन ऐसे कुछ होगा क्या, ये ऐसे बनेगा 0 1 2 3 से 1 2 3, इनमें ही बनेगा। ये देखो W, ये N, ये फलन हो गया y बराबर x प्लस 2। जैसे ही मैंने 0 डाला होगा किससे संबंधित होगा वो, 2 से। x 0 डालने पे y का मान, ये x और ये y, x 0 डाला y क्या मिला 2, x 1 डाला y क्या मिला 3, 2 डाला y क्या मिला 4। तो ये ऐसे आगे ही बढ़ता जाएगा। क्या 1 कभी आपको आंसर में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या 1 रेंज में आ पाएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे परिसर आपको क्या दिखा होगा, परिसर ये देखो 2 3 4, ऐसे ही चलेगा। या ऐसे फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, नेचुरल नंबर माइनस 1, प्राकृत संख्याओं में से 1 हटा दें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर जो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, कहाँ से कहाँ परिभाषित है, पूर्णांकों से प्राकृत संख्याओं में, पूर्णांकों से प्राकृत संख्याओं में। क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, अगर आप ग्राफ बना के देखते तो ये ग्राफ तो ऐसा आएगा, इसका ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है क्या, ग्राफ तो ऐसा आएगा, पर हमें देखना है डोमेन और रेंज। क्लियर है, डोमेन देखता है क्या ये सभी पूर्णांकों के लिए परिभाषित है। देखो जैसे ही मैं x का मान 0 डालूं, आप x को 0 लें, x को 0 लेंगे, y क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या 0 इधर है, नहीं है। तो x 0 के लिए y का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब प्रांत में एक वैल्यू x बराबर 0 ऐसा है जो खाली छूटेगा, जो खाली छूटेगा। तो क्या ये फलन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखें y बराबर एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब के बारे में बात हो रही है। y बराबर x प्लस 3, प्रतिबिंब किसका मान होता है, y का, और पूर्व प्रतिबिंब किसका मान होता है, x का। मतलब हमें क्या निकालना है, 3x होगा तो आपको y निकालना है। x को 3 डाल दें, y बराबर 3 प्लस 3, तो 3 का प्रतिबिंब क्या आया, 6। सिमिलरली आपको पूर्व प्रतिबिंब निकालना है, पूर्व प्रतिबिंब मतलब x का मान, तो y को क्या डालना होगा, 9 बराबर x प्लस 3, यहाँ से x बराबर क्या मिला 6, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 6 और 3 का प्रतिबिंब 6। बात समझ में आई होगी क्या, ये क्लियर है आप लोगों को, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे हम डोमेन पढ़ेंगे, अच्छे से डोमेन पे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, लिखें।